अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाज़िर हूं दिलदार मसीहा है दिल की मोस्ट रोमांटिक एंड धमाका खेज़ एपिसोड के साथ। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत वेट किया होगा। कल मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, इस वजह से ही कल मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। बट फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग बैड फील ना करें, तो मैंने एपी देना ज़रूरी समझा। खैर, आ जाते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज की एपिसोड हमारे लिए बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरह की हमारी आज की एपी जाती है। लेकिन यार, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट्स एंड लाइक बिल्कुल नहीं करते। बट कुछ रीडर्स ऐसे हैं जो मेरे नॉवेल्स नहीं रीड करते, वो यूट्यूबर्स हैं। वो मेरे नावल पे कमेंट भी कर रहे होते हैं, लाइक भी कर रहे होते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के। आप तो मेरे अपने रीडर्स हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं मेरे पेज पे और हर जगह मेरी आईडीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब मेरे मेरे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करें। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को नॉवल बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए मैंने अब सोचा है कि अगर आप लोगों ने कल परसों तक मुझे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, तो मैंने डेली 2 से 3 एपीज़ की देनी है और वो भी फुल लॉन्ग। सो देर किस बात की, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें जो नॉवेल्स रीड करते हैं एंड मुझे लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही नहीं सकते, मुझे यकीन है। तो चलते हैं, आज बिना वक्त की ज़ाया किए आज की एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे शेर, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है तुमने। ऑफिस से वापस आते अपनी जानिब बढ़ते हुए इब्तिहाज को देखते काशान साहब फ़ख्र से कहते खड़े हुए थे। इब्तिहाज हल्का सा मुस्कुराया और कदम आगे बढ़ाते हुए अपने पापा की जानिब बढ़ा। इब्तिहाज मुस्कुराते हुए उनके गले मिला, जिनकी आंखों में अपने बेटे की कामयाबी पर खुशी की नमी झलक रही थी। उसे सीने में भींचे काशान साहब ने उसका माथा चूमते हुए अपने सामने किया तो इब्तिहाज खूबसूरती से हल्का सा मुस्कुराया, सर झुकाए सोफे पे मुंतज़िर अपनी मॉम की जानिब बढ़ा, जिन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी पे बोसा देते अपने पास बिठाया था और साथ ही जाने कितनी दुआएं पढ़कर दम की कि उनकी मोहब्बत पर इब्तिहाज ने अकीदत से उनके हाथ को थामते हुए बोसा दिया और हाथ आंखों को लगाए सुकून अपने अंदर उतारा। ब्रो, बहुत बहुत मुबारक जाद आपको। सुमेर जब गौर सब कुछ देख रहा था, अपनी बारी का इंतज़ार किए बिना ही मुस्कुराते हुए बोला था। इत्तेहाद ने ठिठकते उसकी अंग्रेज़ी बंदर को देखा और फिर एक साथ सबका कहका फिजा में बुलंद हुआ। जहां सुमेर होनको की तरह मुंह खोले सबको देख रहा था, वहीं इब्तिहाज का हंस हंस के बुरा हाल था। मुझे तेरी मुबारकबाद नहीं चाहिए अंग्रेज़ी बंदर, और तौबा तुझसे अल्लाह पनाह दे। ये ज़बान बोल बोल के तूने हम सबको पागल बना देना है। इब्तिहाज ने सर तिरछे किए अपनी मॉम के कंधे पे रखा, जिसे वो नरमी से थपकने लगी। ये बहुत गलत बात है ब्रो। सुमैर ने खफा खफा सी नज़र सबको देखते एहतजाज किया। बस कर अंग्रेज़ी बंदर, तुझे बड़ा पता है क्या ठीक है क्या गलत। ज़्यादा स्मार्ट मत बन। इब्तिहाज ने उसे घुरका, जिस पे वो पहलू बदलता खामोश हो गया। बेटा, आज रात को मैंने अपने बेटे की कामयाबी पर पार्टी रखी है घर पर। आखिरकार पाकिस्तान की सबसे बड़ी डील हमारी कंपनी को मिली है और ये सब मेरे बेटे की मेहनत के सबब मुमकिन हुआ। सारी मार्केट रश कर रही है मुझ पर, करे भी क्यों ना, आखिरकार ऐसी औलाद हर किसी को नहीं मिलती। काशान साहब के कहे एक एक लफ्ज़ में इब्तिहाज समेत सबको मोहब्बत झलकती हुई महसूस हुई थी। जी पापा, मैंने खुद भी पार्टी अरेंज करने का सोचा है। अच्छा हुआ कि आपने घर पर ही रख ली। बैक यार्ड में इंतजामात करवाता हूँ मैं। ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था। इतनी बड़ी डील के ऊपर इसने बेहद मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया था और इसकी मेहनत का सिला उसे मिला था, जिस पे इब्तिहाज का मूड काफ़ी खुशगवार था। हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग को मजबूती से दबोचते हुए कंधे पर अपना कोट लटकाए रफ से हुलिये माथे पे बिखरे बालों से काफ़ी हसीन दिख रहा था। मिसिस काशान ने दूर तक उसे जाते देख दिल ही दिल में नज़र उतारी थी। हमेशा की तरह वो दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो खाली कमरा देख दिल में बोझ सा बना, मगर दरवाजे को लॉक करने पर इब्तिहाज ने तिरछी नज़रों से बाथरूम के दरवाजे को देखा और लॉक लगाते वो सीधा खड़ा होते उसे सर तपांव गहरी नज़रों से देखने लगा, जो इस वक्त पिंक कलर के ढीले से सूट में बालों को तौलिए से खुश करते हुए बाहर निकली थी।
मगर एकदम से वो ठिठकी थी जब सामने ही उसे दरवाजे के पास बुद्ध बना खड़े देखा। अपनी भीगी कमीज को देख वो नजरें दौड़ाते दुपट्टे को तलाशने लगी, जबकि इब्तिहाज की नजरें उसके वजूद की हशर सामानियों में अटक सी गई थी। माहा ने कांपते कदमों से कदम बेड की जानिब बढ़ाते अपने दुपट्टे को थामा, मगर इब्तिहाज ने तेजी से आगे बढ़ते उसके दुपट्टे को दरमियान से पकड़ते गिरफ्त मजबूत की कि माहा उसके भारी सुर्ख हाथ के गिर्द लपटे अपने दुपट्टे को देख हलक तर्क करने लगी। माहा ने दुपट्टा खींचा, मगर इब्तिहाज ने आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाते उसके सारे दुपट्टे को खींचते अपने हाथ में लपेटा। कोट वो सोफे पे उछाल चुका था। इसके तेवर देख माहा को सच में अब उससे खौफ महसूस होने लगा। आंखों में धरी उसकी शरीर नज़रों की तपिश पर शर्म और हया का भार पड़ गया कि उसे उस आदमी से नजरें मिलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा। इब्तिहाज ने एकदम से उसके करीब जाते हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेटते अपनी जानिब खींचा। माहा उसके सीने से लगी बुरी तरह कपकपाती उसके कंधों को थाम चुकी थी। इब्तिहाज की लो देती तेज नजरें उसके वजूद पे टिकी हुई थी, जिसे महसूस करती वो खुद में सिमटने लगी। इब्तिहाज के दहकते होठों का लम्स अपनी शहरक पर महसूस करते माहा ने अटकते हुए उसका नाम लबों से अदा किया। इब्तिहाज ने खुमार से सुर्ख हुई नज़रों को उठाते उसको कपकपाते वजूद को देख नरमी से बाजुओं में भरा। जब जब तुम यूं अटक अटक कर मेरा नाम लेती हो, मेरा दिल चाहता है कि अपने होठों से तुम्हारे सारे अल्फाजों को चुन लूँ, तुम्हें अपनी सांसों में भर लूँ कि तुम्हें कभी मुझसे दूर न जा पाओ। इसके कान में बेबाक सरगोशियाँ उसके होठों का लम्स अपने कान पे महसूस करते माहा का सांस सीने में उलझने लगा था। इब्तिहाज की शिद्दत भरी बातों से वो घबरा गई थी। उसकी जानलेवा कुर्बत में वो हमेशा की तरह अपना आप उसके सामने हार गई थी, जिसे देखते इब्तिहाज ने उसके चेहरे के नकूश को मोहब्बत से छूते उसके हाथों को नरमी से अपने हाथों में उलझा दिया कि माहा का सांस भारी होने लगा। इब्तिहाज ने आंखें मूंदे उसके होठों को अपने होठों की कैद में लिया था। उसके होठों की नरमी, उसकी नरम गर्म सांसों को खुद में उतारते हुए इब्तिहाज बेखुद सा होते अपने लम्स की शिद्दत से उसे पागल कर देने के दर पे था। माह ने तड़पते एहतजाज करना चाहा था, उसका सांस इसके सीने में अटका जब इब्तिहाज की शिद्दत पहले से भी ज़्यादा जुनूनियत समोए हुई थी। माह का पूरा वजूद जैसे बेजान होने लगा था, जबकि इब्तिहाज तो जैसे उसके वजूद की खुशबू को खुद में उतारते हुए बेबस सा होने लगा। माह की कुर्बत उसे पागल कर देने वाली थी। ये लड़की इसकी सोच से भी ज़्यादा उसके हवासों पर तारी हुई थी कि अब इब्तिहाज इसकी सांसों में सांसें भरता अपने अंदर एक सुकून उतरता महसूस करता था। उसकी कुर्बत इब्तिहाज गर्देजी को मदहोश कर देती थी। उस वक्त क्यों न आई। इसकी उखड़ती सांसों को महसूस करते इब्तिहाज ने नरमी से उसके होंठों को आज़ादी दी। अब उसका शिकार माह की गर्दन और कंधे थे, जिन पे अपनी शिद्दत लुटाते हुए उसके कान में सरगोशी करते हुए पूछने लगा। माह ने घबराते हुए अपनी तेज़ तेज़ चलती सांसों से बेडशीट को दोनों मुट्ठियों में भींचा था। इब्तिहाज के हाथ उसके भीगे नम बालों में थे, जिनकी नरमाहट अपनी उंगलियों पे महसूस करता इब्तिहाज बेबस सा होने लगा। वैसे ही माह ने अपने सुर्ख पड़े हल्के से ज़ख्मी होंठ पे ज़ुबान फेरते हुए कहा, जिस पर इब्तिहाज ने सर इसकी गर्दन से निकालते घूर के उसे देखा। आज के बाद मुझे ऐसे बेवक्त बात लेती ना मिलो, और एक बात, एक ड्रेस लाया हूँ तुम्हारे लिए, आज रात पार्टी में वही पहनना। आज के बाद मुझे ऐसे बेवक्त बात लेती ना मिलो, और एक बात, एक ड्रेस लाया हूँ तुम्हारे लिए, आज रात पार्टी में वही पहनना। इब्तिहाज ने उसके बराबर तकिए पर कोहनी जमाए कहा और दूसरे हाथ से उसके सुर्ख निचले होंठ को सहलाने लगा। पार्टी वो क्यों? इब्तिहाज की नज़रों से घबराती वो पलके झपकते हुए बोली तो इब्तिहाज का दिल चाहा कि उसे खुद में कहीं छुपा ले। इब्तिहाज ने झुकते हुए उसके होठों को शिद्दत से छुआ था और माह के समझने से पहले ही वो पहली पोजीशन में आ चुका था और मज़े से उसके चेहरे पे अपनी कुर्बत के रंग देख रहा था। आज तुम्हारे शौहर को कामयाबी मिली है, इसी वजह से आज पार्टी है घर में। मैं फ्रेश हो जाऊं, तुम भी उठ के तैयारी पकड़ो जल्दी से। माह के दोनों सुर्ख पड़ते गालों को चूमते हुए वो उठा था। दरवाजे के पास पड़े शॉपिंग बैग को उठाए वो वापस आता माह के पास रख गया। एक बार देख लो, मैं आता हूँ। बैग उसके करीब रखते हुए इब्तिहाज ने बमुश्किल से नज़रें चुराते हुए कहा, और साथ ही वो फ्रेश होने के लिए कबर्ड से कपड़े निकालते चेंजिंग रूम में चला गया। तुम्हें कुछ कहा था मैंने सनम, क्या एक बार बोली बात तुम्हें समझ नहीं आती? रूम में दाखिल होते हुए उसे यूं ही गुमसुम सा बैठा देख साले दहाड़ा था। सनम ने एकदम से खौफ से उछलते हुए आंखों में डर समोए
साले की जानिब देखा जो अब हाथ सीने पे बांधे उसे घूर रहा था। सनम ने फौरन से खड़े होते हुए उंगलियां चटखाते नजरें झुका दीं, जबकि इसे यूं बुत बना देख साले अपने भारी कदम आगे बढ़ाता हुआ उसकी जानिब आया था। सनम ने नामहसूस अंदाज में कदम पीछे को लिए थे। इसके हर बढ़ते कदम पर वो सहमती पीछे दीवार से जा लगी। साले ने हाथ उसके दाएं बाएं जमाते उसकी आंखों में देखा जो खौफ से काली पड़ रही थी। तुम्हें कहा था मैंने कि अच्छे से तैयार हो जाना, तो फिर अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? इसके सुर्ख पड़ते गाल को अपने हाथ की पुश्त से सहलाता वो भारी मदहोश लहजे में बोला था। सनम का दिल उसके हाथ के लम्स पे कपकपाने लगा। वो खौफ और वहशत से भरी आंखों से उसे देखने लगी, जिसकी बेतासुर नज़रें सनम की आंखों से होते इसके होठों पर आ रुकी थी। मैं बाहर नहीं जाना चाहती। उसकी बेतासुर गुस्से से लबरेज नज़रों से डरते हुए वो नम लहजे में बोली थी कि साले ने एकदम से उसकी आंखों में देखा जो काफ़ी परेशान सी लगी उसे। साले समझ गया कि शायद वो अभी दुनिया का सामना नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी मर्जी पे चलूँगा क्या अब मैं? उसके चेहरे के करीब तर अपना चेहरा किए वो दबे दबे गुस्से से बोला, जबकि उसके गुस्से भरी आवाज़ ऊपर से उसकी नाक को अपनी नाक से मसहोता महसूस करते सनम का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। बोलो। साले ने हाथ उसके बालों में फंसाते उसका चेहरा ऊंचा करते पूछा, तो ना चाहते हुए भी सनम ने सुर्ख आंखों से गर्दन नफ़ी में हिलाई। साले ने नाक उसकी गर्दन से सहलाते उसका चेहरा ऊंचा किया था। जहाँ सनम उसकी कुर्बत उसके खौफ से सहम सी गई थी, वहीं साले उसके करीब मदहोश सा होने लगा था। जब भी बेख्तियार उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेते साले ने उसे खुद में भींचा था। सनम के कपकपाते हाथ साले के सीने पर थे, जबकि साले उसकी सांसों को खुद में उतारते हुए उसके हाथ थामे अपने सर पर रख गया। उसकी सख्त गिरफ्त होठों पर महसूस करती सनम ने डरते इसकी वार्निंग पे इसके बालों को अपनी मखरूती उंगलियों से सहलाया था, जिसे महसूस करता साले अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस किए सनम को यूं ही उठाया, उसकी सांसों को कैद किए बेड की जानिब बढ़ा। नरमी से झुकते साले ने उसे बेड पर लिटाते हाथ उसके करीब तकिए पे रखे और नरमी से उसकी बंद होती सांसों को महसूस किए वो पीछे होता उसे देख रहा था, जो सुर्ख चेहरे से कपकपाते वजूद के साथ साले के दिल में उतर रही थी। अब खुद से तैयार हो जाओगी कि ये काम भी मैं ही करूं? साले ने काटदार लहजे में बेबाकी से पूछा था, जिसे सुनते ही वो सर फौरन में हाँ में हिला गई। एक मध्यम सी मुस्कुराहट ने साले के होठों का अहाता किया। वह झुकते एक बार फिर से हल्की सी जसारत करता उसे छोड़ कमरे से बाहर निकला। वो रात 10 बजे के करीब सारे अरेंजमेंट्स अपनी निगरानी में करवाता अपने कमरे की जानिब आया था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे और वैसे भी इब्तिहाज के दिल में माह को अपने लाइट ड्रेस में देखने की चाह उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जब भी वो बालों में हाथ चलाते दरवाज़ा खोल अंदर आया, मगर जैसे ही नज़र माह पे पड़ी इब्तिहाज के माथे पे एक साथ कई बल नमोदार हुए। इब्तिहाज तेज़ी से चलता आगे बढ़ा और संजीदगी से माह को देखने लगा, जो अभी तक इसी हालत में आरामदा अंदाज में कोई इस्लामिक बुक रीड कर रही थी। इब्तिहाज ने तेज़ी से झपटने वाले अंदाज में उससे बुक छीनी थी। माह ने अचानक से हड़बड़ाते इब्तिहाज को देखा, जिसका चेहरा सुर्ख पड़ा था जबकि तासुरात बिल्कुल सख्त थे। माह ने सहमी नज़रों से उसे देखा तो इब्तिहाज उसके करीब होते हाथ से थामते अपने रूबरू कर गया। जब मैंने कहा था कि तुम मुझे तैयार मिलो मेरे लाइट ड्रेस में, तो फिर ये सब क्या है माह? दांत पीसते इब्तिहाज ने खुद को काबू करने की कोशिश की, वगरना उसका दिल काफ़ी दुखा था। इब्तिहाज, वो इस ड्रेस का पीछे वाला गला काफ़ी डीप है, मैं कैसे, मेरा मतलब मैं नहीं पहन सकती उसे। उसके करीब खड़ी वो आंखों में नमी समोए कहते साथ ही नज़रें झुका गई। इब्तिहाज ने सुनते ही सुकून से आंखें मूंदी। सारा गुस्सा एकदम से हवा हुआ था, जैसे जब ही इसने मजबूती से माह के दोनों कंधों को थामते उसके माथे पे शिद्दत से अपने होंठ रखे। माह ने आंखें बंद की, सुकून अपने अंदर तक उतरता हुआ महसूस किया था। तुम्हें हर रूप में मैं ही देख सकता हूँ माह, तुम तो वैसे भी हिजाब ओढ़ती हो और मैं इसमें से कोई भी तुम्हें या तुम्हारे वजूद को मेरे सिवा नहीं देख सकता। इब्तिहाज ने नरमी से उसके चेहरे को हाथे के प्याले में भरते उसकी नमी समोई आंखों पे बोसा दिया, तो माह को कुछ राहत मिली। इब्तिहाज में तैयार हो जाऊं? माह ने अटकते उसके हिसार को तोड़ना चाहा, मगर इब्तिहाज के हिसार से इसकी रज़ा के बिना निकल पाना कहाँ मुमकिन था। माह के एहतजाज पर इब्तिहाज ने वक्त देख अपने बेलगाम होते हुए जज्बातों को थपका था और नरमी से उसके चेहरे को छूते हुए पीछे हुआ। ये लो चेंज करके आओ। अब की बार इब्तिहाज ने खुद से ड्रेस निकालते उसके सामने की, जिसे थामते माह चेंजिंग रूम में चली गई। इब्तिहाज खुद भी जल्दी से वार्डरोब से अपना ब्लैक
डिनर सूट निकालते हुए बाथरूम की जानिब बढ़ा था। डार्क ब्लू डिनर सूट में मलबूस वो जल्दी से बाहर आता मिरर के सामने खड़ा हुआ। अपने रिस्ट वॉच पहनते इब्तिहाज ने बाल बनाते खुद को मिरर में देखा। नज़रें बार बार भटक कर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर जाती जहाँ उसकी बीवी उससे छुपे बैठी थी। इब्तिहाज के उनाबी लब मुस्कुराए। परफ्यूम स्प्रे करते इब्तिहाज ने एक आखिरी तनकीदी नज़र अपनी तैयारी पर डाली और मुड़ते ड्रेसिंग रूम के पास चला आया। बीवी, क्या आप इसी तारीख में बाहर आकर अपने मासूम से शोहर पर एहसान करेंगी? वरना सोच लें, मुझे कोई इशू नहीं, अगर मैं अंदर आया तो आज आपका पार्टी में जाना कैंसल। इब्तिहाज की शरारत समोई शरीर लहजे में कहीं बेबाकी को सुनते माँ, जो आगे ही काफ़ी कंफ्यूज सी खड़ी थी, वो और भी सहम गई। उसने धक धक करते दिल के साथ कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोला। वो नहीं चाहती थी कि इब्तिहाज अंदर आए। जब भी वो खुद इसके सामने जाने को राज़ी होते बाहर आई। डार्क ब्लू पाँव को छूती मैक्सी, जिसके गले पर नफीस गोल्डन काम हुआ था, फुल स्लीव्स बाजुओं जो बिल्कुल चूड़ीदार थे, दोनों बाजू पर भर भर के गोल्डन तारों का खूबसूरत नफासत से हुआ काम, ऊपर से माह का दो आतिशा रूप। इब्तिहाज गर्देजी की नज़रें जैसे पलटना भूल गई हों। वो लम्हों में साकत पुत हुआ उसके हुस्न को अपनी नज़रों से खराज देता रहा, मगर उसकी नज़रें माह को घबराहट में मुब्तला करने लगीं। मैक्सी की फिटिंग तंग होने की वजह से इब्तिहाज की नज़रें माह के वजूद की तमाम तरनाइयों पे थी, जबकि माह का दिल चाहा कि कहीं छुप जाए। उस बंदे की नज़रें उसे हमेशा ही घबराने पर मजबूर कर देती थी, इसलिए अब भी वो दरवाजे के बीच इसे यूं बुत बना देखते हाथ मसलती एक साइड से निकलने लगी, मगर एक सेकंड से भी कम वक्त में उस खींचते इब्तिहाज ने शिद्दत से उसके लबों को अपनी गिरद में लिया। माह इब्तिहाज के इस रद्द अमल पे सुन पड़ी, बुरी तरह कपकपाते वजूद के साथ उसके सीने पे हाथ रखे आंखें मूंद गई, जबकि इब्तिहाज तो जैसे उसकी सांसों को कैद करते रिहा करना भूल ही गया था। इब्तिहाज ने माह की रुकती सांसों का ख्याल करते नरमी से उसको होठों को आज़ादी बख्शी थी। अभी वो खुल के सांस भी न ले पाई थी कि इब्तिहाज के हाथ उसकी कमर में हायल हुए और झटके से इब्तिहाज उसे नज़दीक करते उसका रुख मोड़ते पुश्त अपने सीने से लगा गया। माह का दिल धक से रह गया जब इब्तिहाज के सुलगते होंठों का नरम गर्म लम्स उसकी दहकती सांसों को अपनी पिछली गर्दन पर महसूस किया, जबकि इब्तिहाज तो माह के वजूद में खोया था और अब इसके होंठ माह की गर्दन से होते नीचे का सफ़र तय करने लगे। माह का वजूद बिल्कुल सुन पड़ गया था, मगर इब्तिहाज की शिद्दतों में झलकती बेताबी चाहत माह के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो गया था। इब्तिहाज ने झुकते उसकी कमर को अपने सुलगते होंठों से छुआ तो माह मचलते हुए मुड़ी थी और अपने डर से कांपते वजूद के साथ उसी सितमगर के सीने में मुंह छुपाया। इब्तिहाज का कहका बेसाख्ता और बुलंद हुआ। उसने मोहब्बत से उसके गिर्द हिसार कायम किया। माह के सर पे होंठ रखते इब्तिहाज ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते हुए ऊंचा किया और बड़ी मोहब्बत से उसके चेहरे पे बिखरे अपनी मोहब्बत के रंग देखता वो फिर से उसके गुलाबी हिलते होंठों पे झुकने लगा कि माँ दरवाजे पर होती दस्तक। इब्तिहाज ने खा जाने वाली नज़रों से दरवाजे को घूरा था, जबकि माँ का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। उसने जल्दी से उसके हिसार को तोड़ा और मिरर के सामने खड़े होते अपने बालों को सुलझाने लगी। इब्तिहाज ने एक नज़र उसे देखा जिसके वजूद को अभी तक कपकपा रहा था। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। ब्रो, तुमको नीचे अंकल बुला रही है, सुमैर ने इब्तिहाज को देखते हुए बताया, जबकि इब्तिहाज ने बाहर आते दरवाज़ा बंद किया और चलता हुआ उसके करीब हुआ। तू ये बताने को आया था? उसने गुस्से से सुमैर की पिछली गर्दन को हाथ में दबोचा तो सुमैर उछल पड़ा। सॉरी ब्रो, तुम गुस्सा क्यों हो? अंकल सुन रही कि पीपल तुमको देख रही। इब्तिहाज का डर और कुछ अपनी बिगड़ी ज़बान से वो तोड़ मड़ोड़ कर लफ्ज़ अदा करता इब्तिहाज के हाथ को कंधे से हटाने लगा। वैसे आज तो अंग्रेज़ी नहीं बल्कि पाकिस्तानी बंदर लग रहा है। ब्लैक थ्री पीस में हल्का सा तैयार सुमैर को सर तपांव देखता इब्तिहाज ने उसकी तारीफ़ की थी, जिसे सुनता वो मुंह बसूर गया। सुमैर ने बदले में उसका भरपूर जायज़ा लिया, मगर वो भरपूर शाहाना वजाहत के साथ उसके सामने खड़ा था। कहीं से कोई भी कमी नहीं दिखी सुमैर को, जब ही वो दिल महसूसते रह गया। तू जा नीचे, मैं आता हूँ। इब्तिहाज ने उसकी गर्दन को हल्के से छोड़ा जिसपे वो अपना सूट ठीक करता कॉलर को पकड़ते बराबर करता आगे पीछे देखने लगा, मगर किसी को भी ना पाते सुमैर ने एक अदा से सीटी बजाए ते हाथ पैंट की पॉकेट में डाले और अकड़ कर चलता वहाँ से निकला। इब्तिहाज सर हिलाता हुआ दोबारा से रूम में आया तो नज़रें सामने खड़ी माँ पर पड़ी, जो सर पे डार्क ब्लू हिजाब ओढ़े बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए, काजल से लबरेज आंखों और लबों पर डार्क रेड लिपस्टिक्स लगाए,
سیدھا ابتہاج کے دل میں اتر رہی تھی۔ ابتہاج چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی نیت بھانپتے ماہا نے منہ بناتے خود پہ جھکتے ابتہاج کو دیکھا اور ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا۔ ابتہاج نے سرخ ہوتی نظروں سے اس کے ہاتھ کو چومتے پیچھے کرنا چاہا تھا۔ ابتہاج میری تیاری خراب ہو جائے گی، ہمیں نیچے جانا ہے، ماہا نے منت سموتے لہجے میں کہا تو ابتہاج کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا۔ اوکے میری جان۔ اتنی آرام سے اس کے مان جانے پر ماہا کو حیرت بھی ہوئی، مگر یہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی جب ابتہاج نے فوراً سے جھکتے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ ماہا سٹ پٹا گئی، مگر اپنی کارروائی کے بعد وہ کافی پرسکون تھا۔ ٹیسٹ اچھا ہے اس کا، رات کو دوبارہ سے لگانا۔ ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ابتہاج نے جھٹکے سے اسے ساتھ لگاتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ماہا کا چہرہ اس کی بے باکی پر گلنار ہوا۔ ابتہاج اسے استحقاق سے خود سے لگائے نیچے اترا۔ ہائی ہیل کی وجہ سے ماہا ابتہاج کے سہارے پر تھی، مگر یوں سب کے سامنے ایسے جانے پر اسے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر ابتہاج کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جبھی وہ شان سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا، جبکہ نیچے موجود مہمانوں کی نظریں بھی ان دونوں کے پرفیکٹ کپل پر ٹکی تھی۔ مسز کاشان نے مسکراتے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ابتہاج سب سے ملتا ساتھ ماہا کا تعارف بڑے وثوق سے کروا رہا تھا۔ ماہا خود بھی گھبرائی ہوئی سی تھی، جسے دیکھ ابتہاج چلتا اپنی موم کے قریب آیا تو انہوں نے ماشاءاللہ کہتے ان دونوں کا سر ماتھا چوما۔ موم میں سب سے مل لوں، آپ ماہا کا خیال رکھیے گا۔ ماہا کو دیکھ وہ موم سے کہتے باقی لوگوں کی طرف بڑھا۔ کاشان صاحب نے پرجوش ہوتے اسے سینے میں بھیجا تھا۔ سالے مجھے نہیں جانا پلیز۔ گاڑی کے رکنے پہ ایک بار پھر سے صنم نے منت کرتے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ سالے نے آئی برو اچکاتے اسے کے ہاتھ اور پھر اس کے قاتل حسین روپ کو دیکھا۔ میرے فرینڈز نے بے حد اصرار سے بلایا ہے صنم، اگر تم پھر بھی نہیں جانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آج کی رات ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے بے انتہا قربت میں گزاریں گے۔ سالے نے ایک دم سے فاصلے مٹاتے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کا انداز جنونیت بھرا تھا۔ صنم کا دل خوف سے تیز تیز پھڑپھڑانے لگا، مگر سالے کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب بھی اس کے ہونٹوں سے جام پیتا وہ پھر سے اس کے حسن میں کھونے لگا۔ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ اپنی منمانی کرنے کے بعد وہ اس کے کھینچتے اپنے اوپر گرا گیا کہ صنم نے نظریں جھکائے سر ہاں میں ہلایا، جسے دیکھ سالے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ لیٹس گو مائی لو۔ بلیک میکسی میں بالوں کا اونچا جوڑا کیے، کانوں میں خوبصورت کندھوں تک جاتے آویزے ڈالے، وہ ہلکے سے میک اپ کے بعد بھی بے حد حسین دکھ رہی تھی۔ سالے نے گاڑی سے اترتے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ صنم اندر سے خوفزدہ تھی۔ اگر کسی نے اسے پہچان لیا تو پھر آگے کی سوچ ہی اسے خوفزدہ کر رہی تھی، مگر سالے کے سامنے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ ہائے سالے یار کیسا ہے تو؟ اتنی دیر کرتی آنے میں۔ دروازے کے پاس کھڑا سفیان جو اسی کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھ شکوہ کرتے ہوئے اس کے گلے ملا تھا۔ سالے مسکراتے ہوئے اس سے الگ ہوا۔ کیا بتاؤں، بیگم نے تیار ہونے میں وقت لگا دیا۔ کندھے اچکاتے وہ سارا الزام صنم پر ڈال گیا۔ اس کی بات پہ صنم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ حیرت سے اس میسنے کو دیکھ رہی تھی جس نے اپنی منمانیوں کی وجہ سے اسے بھی تیار ہونے میں لیٹ کرایا تھا اور اب کیسے سارا الزام اس کے سر پر ڈال دیا۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ سفیان نے صنم کو دیکھتے ہوئے عزت سے کہا تھا۔ صنم نے سہمی نظروں سے سالے کو دیکھا جس کا دھیان اسی پہ تھا۔ وہ گردن ہلاتے ہلکی سی آواز میں بولی جس پہ سفیان ان دونوں کے لیے اندر آ گیا۔ آؤ تمہیں کاشان صاحب اور ان کے بیٹے سے ملواؤں۔ صنم کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے بزنس پارٹنر کے پاس لے جانے لگا۔ صنم تو ویٹ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ سالے صنم کو ایک جانب کھڑا کرتے اب اس کے ساتھ کاشان صاحب کی طرف گیا۔ کاشان صاحب ملے میرے سب سے اچھے دوست سالے سے، اور سالے یہ ہیں کاشان صاحب میرے بزنس پارٹنر۔ آج ان کے بیٹے مسٹر ابتہاج گردیزی کی وجہ سے ہمیں یہ اتنی بڑی ڈیل ملی ہے۔ سفیان نے پرجوش انداز میں ان کا تعارف کروایا۔ ابتہاج بھی اس طرف آیا تھا۔ سالے سے ملنے کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ صنم دور کھڑی اس پارٹی میں خود کو اکیلا محسوس کیے کافی بور ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں آگے پیچھے دوڑائیں تو سامنے ہی ایک طرف ماہا کھڑی نظر آئی جو یقیناً کسی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ صنم نے اس کے پاس جاتے ماہا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہا نے مسکراتے ہوئے مڑی، مگر جب نظریں صنم پہ پڑی ماہا کا وجود سہم گیا۔ مسز کاشان بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پورا ماحول بدل گیا تھا۔ صنم یہاں کیسے؟ ماہا کیسی ہو تم؟ ان سب سے انجان آج اتنے دنوں کے بعد کسی اپنے کو دیکھتے صنم نے بے قراری سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ ماہا کا دماغ جیسے سناٹوں کی زد میں تھا۔ وہ پھر سے آ گئی تھی اس کے ابتہاج کو اس سے چھیننے۔ وہ کیسے رہے گی ابتہاج کے بنا؟ وہ کیوں آئی تھی؟ ماہا کا دماغ اپنی ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔
اس نے جھٹکے سے صنم کو خود سے دور دھکیلا تھا جو لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ پارٹی میں موجود ہر کسی کی نظر اب ان دونوں پہ تھی۔ کیوں آئی ہو تم واپس؟ کیوں میرا سکون چھیننے آ جاتی ہو؟ چلی کیوں نہیں جاتی میری زندگی سے؟ ماں نے روتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ جب اندر زخمی ہو تو انسان کا لہجہ بھی اس کی کڑواہٹ کو نہیں چھپا سکتا۔ مسز کاشان نے آگے بڑھتے ہوئے ماں کو سنبھالنا چاہا تھا مگر وہ سب سے دور ہونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی نہیں، اس کا صنم سب کچھ چھین لے گی اس سے۔ ماں کی حالت دیکھ صنم کی آنکھیں خود بھی بھیگ گئی تھی۔ کتنا دور کر دیا تھا اس نے اپنی ہی ذات میں کھوئے اپنی بہن کو خود سے۔ ماں کو روتے اوپر کی جانب جاتا دیکھ ابتہاج نے ایک تیز نظر نفرت بھری صنم پر ڈالی جو بت بنی کھڑی تھی۔ ماں کو پکارتا وہ بے قرار سا اس کے پیچھے اوپر گیا۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔